तो आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत स्पेसिफिकली फोकस्ड है कि रिसर्च में जो हम लोग लिखने वाला काम करते हैं तो लिखना राइटिंग का मेथड क्या होगा। तो हमको प्रैक्टिकली जो है चलना है शोध गंगा थीसिस। ये हम इंटरनेट पे डालेंगे तो शोध गंगा से जो है हमें ये आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी शोध गंगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये शोध गंगा की वेबसाइट खुल गई। शोध गंगा के माध्यम से हमें जब भी हम रिसर्च करें या कोई भी इस तरह का तो आप इसमें देखेंगे इसमें 5 लाख ये कितना है ना 5,45,000 फुल टेक्स्ट थीसिस है। उसकी सिनॉप्सिस इतना है। यूनिवर्सिटी 786 यूनिवर्सिटीज पूरी इंडिया की है 900 ये भी है। तो इस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटीज की पीएचडी थीसिस वगैरह ये सारी सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल रहती है। इसको देख के आप पढ़ के समझ सकते हैं। ये अभी हम लोग कुछ एक एग्जांपल ले करके समझेंगे कि रिपोर्ट जो पीएचडी की होगी वो आपकी बनाई कैसे जाएगी और एक एक चैप्टर के अंदर में हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को जो है वो ध्यान रखना है, कैसे लिखते कैसे हैं। ठीक है। तो ये राइटिंग का लाइव एग्जांपल हम देखेंगे जो अभी इंडिया में पूरे भारत में हमारे चल रहा है। ठीक है। किसी ने देखा है शोध गंगा को पहले डाउनलोड? वेरी गुड। तो यहाँ से थीसिस भी डाउनलोड किए हैं, आप लोग पढ़े हैं। अभी हमको सिनॉप्सिस जमा करना रहेगा ना। अभी तो हमें पूरी थीसिस नहीं जमा करनी है कोर्स वर्क पीएचडी में। तो सिनॉप्सिस देखिए 14,223 है। इसको क्लिक करने के बाद में ये नया पेज खुल रहा है। तो हमको एक समरी एक सिनॉप्सिस बनाना है। 20 रिसर्च पेपर्स जो है वो प्रेजेंट करने हैं, उनको डाउनलोड करके जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक, सिनॉप्सिस में ये आ गया। ये यहाँ पे ये अलग अलग टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ये स्क्रीन पे विजिबल है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम जो है रांची रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, ये देखिए बहुत बढ़िया नाम दिया हुआ है छत्तीसगढ़ से। ये इनका चलिए यहीं देख लेते हैं हम, है ना। या फिर कोई और यूनिवर्सिटी किसी का आप देखना चाहते हैं कहीं का, तो वहां का चलते हैं, बताइए। यहाँ सर्च करते हैं, किसका देखिए कि किसी ने सर्च किया हुआ है इस तरह से, वो आ रहा है यहाँ पे। बताइए कौन से सब्जेक्ट का देखें हम। आप लोग जो कहेंगे वही सर्च करेंगे। हम्म। इकोनॉमिक, हिंदी की इंग्लिश? ठीक है। शास्त्र, हिंदी इंग्लिश सब बराबर ही है ना। अर्थशास्त्र में ये देखिए ये सारे हैं हमारे इसमें जो है रेलिवेंस। चलिए इसको टाइटल से कर लेते हैं एक बार अपडेट। तो संस्कृत आ गया यहाँ पे, रेलिवेंस। इसको देखते हैं। वर्किंग कैपिटल स्मॉल स्केल कौन सा ले इसमें से बताइए। ये टॉपिक बताइए, टॉपिक कोई किसी का टॉपिक बताइए तो उस टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। हम्म। ये है इकोनॉमिक्स का, यहाँ पे ये सब है। जैसे माइक्रो फाइनेंस प्रोसेसेस इन एग्रीकल्चर एट करनाल हरियाणा, ये क्या है, विमुक्त जाति व, इसको थोड़ा देखते हैं। और ये क्या है, दक्षिण कन्नड़ वुमेन वर्कर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर, इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस ऑन केरला, ये सारी चीजें हैं ये। नेक्स्ट इसमें देखें हम तो ये नांदेड़ जिला का है, ये हिंदी वाला है ये।
चलिए इसी को हिंदी बोल रहे हैं तो देखते हैं। ये इसमें हमने व्यू सिनॉप्सिस में देखा, ये तो पूरा मराठी में है भाई। मराठी अभी छोड़ देते हैं, अभी हम चलते हैं जो है ये एक इस पे देखते हैं, ये वाला। ठीक है, ये भी मराठी है क्या? हाँ, ये भी मराठी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं हम लोग थोड़ा हिंदी का। राजस्थान में ये रही, ये राजस्थान की है। मैं ये पेज है। राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक व सामाजिक कारकों की भूमिका। ये हिंदी का थोड़ा फ़ॉन्ट गड़बड़ा गया है, तो कुल मिला के ये जो है, ये दिख रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है ना? तो उदाहरण के लिए देखते हैं, एक आइडिया के लिए, ठीक है? तो राजस्थान में अनुसूचित जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, उनके उनकी जो जनसंख्या बढ़ रही है, उससे उसमें जो है इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल है, उसके बारे में। तो ये पहला चैप्टर हो गया, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव, ये सब है, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे ये देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन पहला वाला चैप्टर जो है, ठीक है? इंट्रोडक्शन में ये इन्होंने कितना पेज, 6 पेज का बनाया है। तो ये शुरुआत जो हो रही है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टॉपिक को, कि ब्रिटिश काल से पहले ही अगर भारत की ये सब चीज़ों को देखें तो बहुत हम अधिक उन्नत हम थे, ज़्यादा डेवलप थे ब्रिटिश काल के पहले, है ना? दूध दही घी वगैरह नदियाँ बहती थी, यहाँ लिखा है इन्होंने, ये नदियाँ बहती थी। तो देश की स्वतंत्रता के पश्चात 5 ईयर प्लान बने वगैरह। तो इस तरह से एक इंट्रोडक्शन होता है। फिर यहाँ पे आया कि राजस्थान बीमारू राज्यों में से एक है, और ये जो वर्ड है बीमारू, बीमारू राज्यों में बिहार और बीमारू राज्य और कौन से थे, बी आई, और भी ऐसे थे। वेरी गुड। तो बी आई एम, बीमारू में ये सारे स्टेट्स हो गए। तो उसमें स्टडी करके 3-4 दशकों में जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक रही है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है नेशनल एवरेज से ज्यादा रही है। तो इसके कारण ही बहुत सारे हैं कि गरीबी है, साक्षरता का स्तर वो है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इन्होंने बताया। तो फर्स्ट चैप्टर जो रहता है कभी भी, उसमें हमको जो है टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं, जैसे ये वाला टॉपिक है राजस्थान में अनुसूचित जाति, तो इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस किस तरह से करेंगे? कुछ फैक्ट फिगर्स, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ, चाहे वो गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो, चाहे किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट हो, चाहे किसी और संस्था की रिपोर्ट हो, नेशनल स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो, तो वहां से जो रिपोर्ट्स को कोट करते हुए हमको हमारे टॉपिक की गंभीरता को बताते हुए, और उसी में देखिए यहाँ पे ये इन्होंने इस तरह से ये चीजों को किया हुआ है। तो लिखने का जो स्टाइल है, लिखने का जो मेथड है, वो यही है कि हम शुरुआत में जिस टॉपिक को हम ले रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में उसके सारे जो एस्पेक्ट है, जैसे इसमें एक तो बात हो रही है राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो ये एक तो ये पहलू हो गया कि राजस्थान में ये ले रहे हैं। दूसरा जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि में क्या पहलू निकल के आ रहा है, उससे क्या सामाजिक पहल है, इनिशिएटिव है, जो भी चीजें वो, और उसका इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स या कारक, फैक्टर्स की क्या भूमिका है, ये आर्थिक और सामाजिक कारक किस तरह से जो है वो प्रभावित कर रहे हैं। अगर उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, जैसे यहाँ बात हो रही है, लिखा है ना कि कहाँ गया, कि दृष्टिगोचर होता है कि राज्य में पिछले 3-4, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, है ना, ये इसको दिख रहा है ना आप लोगों को?
तो राज्य में पिछले 3-4 दशकों 30-40 साल से जनसंख्या वृद्धि की दर और इस कारण राज्य में निम्न साक्षरता स्तर, इसका इम्पैक्ट हो गया। ये इन्होंने एक ब्रीफ में उन्होंने बता दिया। यातायात संचार के साधनों का अभाव रहा, लो प्रोडक्टिविटी रही, लो इनकम रहा, लो सेविंग रही, लो कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी निर्माण रेट रहा, अनेक समस्याएं उत्पन्न रही है। एक चीज इसमें थोड़ा सा जो हमको अपने स्टडी में इंक्लूड करना है वो ये है कि हम कभी भी बात करेंगे तो जो हमारा लेटेस्ट सर्वे है सेंसस जनगणना, तो जनगणना के आंकड़े तो हम सब लेके जनरली यूज करते ही हैं कि यहाँ पे ये जनसंख्या है, SC ST इतने हैं। तो थोड़ा सा इसमें इस स्टडी में जो है जैसे यहाँ पे देखिए फिर आ रहे हैं, ये यहाँ दिया है इन्होंने लास्ट में कि क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ 10% ये देखिए जनगणना इन्होंने दे दी। तो इस तरह से फैक्ट्स कुछ तथ्य दे करके ही लिखें आप, तो वो ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। अब यहाँ पे चूँकि छोटा-छोटा, थोड़ा-थोड़ा दिया गया है इसलिए बहुत ज़्यादा विज़िबल नहीं हो रहा है। पर हाँ, यहाँ फिर ये देखिए ये जो पैराग्राफ्स हैं इसमें सारी चीज़ों में इन्होंने ये लिया हुआ है और कितनी सुंदरता से इन्होंने इसको बनाया है ना? पर मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें लिखी गई हैं इसका अगर हम टेबल बना देते तो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता, ज़्यादा प्रभावशाली होता। उस टेबल में हर चीज़ हमको दिखती और नीचे आप लिखते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। तो विज़ुअल प्रेज़ेंटेशन मैटर्स अ लॉट। कि आप एक तालिका, एक टेबल बना दें, उस टेबल में पूरा क्लियरली एक ही जगह पे हर चीज इंफॉर्मेशन आ जाए, भले एक पेज लग जाए, चाहे उसको हॉरिजेंटल या वर्टिकल लैंडस्केप किसी में ले ले, और उसमें क्लियरली वो सारे डेटा आ जाए जो ये चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहे कि मेरी रिपोर्ट पढ़िए, मैं जो रिसर्च कर रही हूँ सिनॉप्सिस बना रही हूँ, बना रहा हूँ, उस वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो रेलिवेंट है। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो सब बुलाते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। तो उसी तरह से आपकी स्टडी जो है अपील करे, इट शुड अट्रैक्ट टू द रीडर्स दैट दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और इस पर रिसर्च होनी चाहिए। तो लिखने का स्टाइल जो है, जो मेथड है, वो यही है कि जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनको लेते हुए और इंट्रोडक्शन हमें फिर यहाँ पे ये लिखना है। तो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है तो बताइए। हम्म। और फिर ये लास्ट में समराइज कर दे रहे हैं कि संक्षेप में ये कहा जा सकता है, प्रस्तुत किया अध्ययन राजस्थान में ये जो टॉपिक है इस दिशा में किया गया एक नवीन अध्ययन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू स्टडी होगा जो राज्य हेतु भावी परिवार कल्याण कार्यक्रम में लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति करने में उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, दैट मीन्स दे आर सेइंग कि जो फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनको इट विल हेल्प इन अचीविंग देयर टारगेट ऑफ फैमिली प्लानिंग या रिप्लेसमेंट रेट ऑफ जो पॉपुलेशन है, प्रोग्राम्स बनाने में, उन सब में हेल्प करेगा। बिकॉज दिस इज सिनॉप्सिस, दिस इज अ समरी ऑफ इनिशियल स्टडी जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, राइट? तो एक लास्ट में ये चीज देना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस दैट वी शुड ऑलवेज राइट द टॉपिक wherever important, wherever you feel it is important, जहां भी आपको लगे टॉपिक को अपने बताना है ताकि वो क्लियरली जो रीडर है उसके माइंड में एकदम क्लियर हो जाए कि भाई टॉपिक क्या है, किस पे बात हो रही है। और इसी टॉपिक के आसपास जितने भी जगह आप लिखेंगे घूम फिर के वापस यही आना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, बस कीवर्ड्स। ऑलवेज फाइंड आउट व्हाट आर द कीवर्ड्स एंड फोकस ऑन दोस, और पूरी स्टोरी उसी के आसपास घूमेगी। तो दिस इज द वन थिंग। बाकी जैसे मैंने कहा कि आपको गवर्नमेंट के फिगर्स, सेंसस के फिगर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ रिपोर्ट या नेशनल गवर्नमेंट के जैसे मॉस्पी के कुछ हैं, या फिर अपना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उनकी कुछ स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशंस, इकोनॉमिक सर्वे, चाहे
इंडिया भारत का हो आर्थिक सर्वेक्षण या फिर छत्तीसगढ़ का हो, उसमें कुछ आंकड़े लेकर के हमको अपने रिपोर्ट को एकदम जीवित बना देना है, एकदम जीवंत कर देना है, एकदम लाइव हो जाए कि नहीं नहीं ये दिस इज नॉट अ थियोरिटिकल थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी आर डूइंग, है ना। तो यहाँ तक कुछ है तो बताइए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेन चीज ये है। हाँ बढ़ा सकते हैं, पर हमेशा ना एक हमारे यहाँ कहा जाता है गागर में सागर। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए अगर कम शब्दों में ज्यादा चीज हम कह सके, तो वो शो करती है हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी बुद्धिमत्ता को, हमारी आर्टिकुलेशन स्किल को, कि हम कम शब्दों में ज्यादा अच्छा कैसे कह सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ 5 शब्द लग रहे हैं, वहाँ पे अगर 1-2 शब्दों में हमारा काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है वो। वो मैच्योरिटी शो करती है कि पीएचडी लेवल पे हम कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ इतना ज़्यादा लंबा भी एकदम बहुत ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा ना ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के आस-पास अगर आप घूमेंगे, तो इसी के रेलेवेंट बात करेंगे, पर इसमें बहुत ज़्यादा अंदर चले जाएँगे तो टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएँगे। और जब समरी बनानी है शुरुआत में आपको, तो जो रेलेवेंट चीज़ें मतलब फर्स्ट एक लेयर होगी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसमें सामाजिक और आर्थिक कारण है, कारक हैं। अब उन फैक्टर्स के फिर सब फैक्टर्स बहुत ज़्यादा डीप में जाना है, लेकिन थोड़ा अपने हिसाब से, अपनी सूझबूझ से उसको जो है लिखना है। मतलब बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं हो जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं हो जाना चाहिए। तो एक मध्यम मार्ग जो गौतम बुद्ध ने बताया है, वही फॉलो करना है। ठीक है? और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? बताइए। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ योर प्रेजेंटेशन शुड अपील, वो अपील करे, वो एकदम, मैंने कहा ना चीख चीख के बुलाए कि भाई हमको जो है पढ़िए, हमको देखिए, हमको जो है समझिए। और हम बहुत महत्वपूर्ण है, हम ऐसे ही पीएचडी नहीं कर रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को ले रहे हैं, इसीलिए टॉपिक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस विषय पे स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो राइटिंग का जो मेथड है वो हमेशा जो है फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, जैसे यहाँ आंकड़े दिए गए हैं, दिस इज वेरी गुड रिपोर्ट, बट आई विल से कि अगर ये थोड़ा टेबल वेबल बनाते, थोड़ा ग्राफ वगैरह बना देते, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और अच्छा होता तो और ज्यादा अपीलिंग होता। और वो स्टाइल अलग होती है लिखने की। ठीक है। दूसरा देखिए इसमें पेज नंबरिंग वगैरह होना चाहिए लिखने में। अगर किसी का कुछ मेंशन करना है, रेफरेंस देना है, तो यहाँ जैसे मेंशन करने के बाद में नीचे यहीं पे जो है यहाँ पे आ जाना चाहिए कि इन्होंने ये कहा इनकी बुक से या इनसे जो है, हालांकि रेफरेंस में आप लास्ट में देंगे, बट यहाँ पे भी एक बता देना चाहिए कई बार, जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है। मैप वगैरह छत्तीसगढ़ का कुछ मैप है, कुछ जिले का मैप है, कहीं वो मैप इधर साइड में लगा दीजिए या इधर साइड में लगा दीजिए, क्लैरिटी हो जाए, मतलब देख के एकदम दिल खुश हो जाना चाहिए, ऐसा रिपोर्ट हो, है ना। ठीक। और कुछ, एनीवन? ठीक है, तो मैं ये चैप्टर क्लोज कर रहा हूँ। अब चलते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जैसे ये देख रहे हैं, साहित्य का पुनरावलोकन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना। ये हिंदी का थोड़ा फोंट का प्रॉब्लम था, पीडीएफ बनाया जब इन्होंने, तो ये देखिए किसी ने, इनका नाम था, ये वाला जो है इनका नाम था, तो उन्होंने अपने शोध ग्रंथ जो है, रिसर्च का जो उनका थीसिस था, पॉपुलेशन रिसोर्सेज एंड लेवल ऑफ डेमोग्राफिक डेवलपमेंट इन राजस्थान, तो उसमें ले उनसे उसमें से शुरुआत की है कि ये चीजें रही हैं। फिर इन्होंने अपने रिसर्च पेपर, ये देखिए रिसर्च पेपर में, तो कुल मिला के ये बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये लोग तो आप लोग तो ये सब करते रहते हैं, किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कोई इशू नहीं है। इसको हमको जो बात की गई है क्लियरली कि क्रोनोलॉजी में लेके चलना है, क्रोनोलॉजी मतलब बढ़ते क्रम में, है ना, कि पहले से अभी तक आना है, 1970 से 91 तक जाना है, या 2024 तक आना है, 2023 तक आना है। तो
पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल का लिटरेचर रिव्यू करना है। और इसमें जो है हम एपीए स्टाइल में जो है रेफरेंसिंग का जो है अगर वो फॉलो करते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन का, जो आप लोग जानते हैं कि पहले टाइटल रहेगा जो भी रिसर्चर है उनका, फिर उनका नाम का शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, फिर उनका रिसर्च पेपर का जैसे ये रहेगा, ये वाला रहेगा, देन सॉरी, नाम रहेगा, टाइटल रहेगा, उसके बाद वो ईयर रहेगा, है ना। रिफरेंसिंग का तो अलग है, रेफरेंस वाले लास्ट चैप्टर में जाएंगे, बट यहाँ पे हमको टाइटल और ईयर, कौन से ईयर का वो रिसर्च पेपर है ना, वो रहेगा। और फिर हम अंदर में बताएंगे कि एक्स वाई जेड ने जो भी ने अपने रिसर्च पेपर, ये देखिए इन्होंने जैसे ये बता दिया है, अपने रिसर्च पेपर में ये मेथड का, जैसे टी टेस्ट का उन्होंने उपयोग कर राजस्थान में मानव और आर्थिक विकास के मध्य संबंधों का विश्लेषण किया है। और उसमें क्या निकल के आया, उन्होंने पाया कि जनसंख्या वृद्धि, शिशु मृत्यु दर व कुल प्रजनन दर से सकारात्मक रूप से तथा आय समानता से ऋणात्मक रूप से संबंधित है। तो बहुत शॉर्ट में पूरी समरी होगी रिसर्च पेपर की। आपको 20 रिसर्च पेपर्स कहा गया है, गाइडेंस दिया गया है, तो 20 रिसर्च पेपर्स तो मिनिमम करने हैं। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो 2 4 10 5 10 कर सकते हैं, बट मिनिमम 20 तो आपको करने हैं रिसर्च पेपर्स, ठीक। तो इसमें यहाँ पे ये, हाँ, यस बिल्कुल, 20 रिसर्च पेपर का दिया हुआ है, वो आपको 20 रिसर्च पेपर करना, उससे ज़्यादा करते हैं तो आपकी वो इंटरेस्ट को शो करेगा। पर ऐसा 100 150 नहीं करते जाना है ना, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। सिनॉप्सिस अभी बेसिक लेवल पे आप 20 30 40 50 कर सकते हैं, है ना, ठीक है। इसमें इसमें ज्यादा इनोवेशन आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ इतना है कि इसमें जितनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपके टॉपिक से रिलेटेड जितनी क्लैरिटी रहेगी कि आपने जो रिसर्च पेपर सेलेक्ट किया है, वो लिखने के स्टाइल, वो रिसर्च राइटिंग मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कि आप ये जो रिसर्च पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम इनका रिव्यू करेंगे, इनको अपने थीसिस में लेंगे, तो आपके टॉपिक से वो मिलता जुलता होना चाहिए। मतलब उसकी रेलिवेंस होनी चाहिए, उसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए वो। और बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। जैसे 1980 में, 1980 70 वगैरह का तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस पे एक आध दो कर लिया, फिर मेन है अभी पिछले 10 15 साल में क्या हो रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो उसको अपने मेथड में, राइटिंग मेथड में लेके आना है कि हम, जैसे अभी 2024 हो गया, तो 2000 से 2024 तक हम आ जाएं, वो होगा। हालांकि 1990 का भी ले सकते हैं, 80 का भी ले सकते हैं, 70 का भी, पर वो पोर्शन कम रखेंगे। और अभी पिछले 20 साल का, 15 साल का ज्यादा रिसर्च रखेंगे तो वो ज्यादा कॉन्टेम्पररी होगा और ज्यादा रेलिवेंट होगा स्टडी से, है ना। अभी आज की डेट में हम लोग 5G मोबाइल में यूज करते हैं, अभी हम वो 1G वाला नहीं चलाते ना, नोकिया वाला फोन, है कि नहीं। कोई पुराना वाला फोन लेके आएगा, बोलेगा देखो हमारे मोबाइल में 512 MB का रैम है, तो हंसेंगे सब लोग, बोलेंगे हमारे यहाँ भी 5 GB का रैम का मोबाइल फोन है। कोई बोलेगा हमारे यहाँ 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, देखिए। आप कहेंगे 2 मेगापिक्सल का तो बहुत छोटा, हमारा 20 मेगापिक्सल का कैमरा है अभी मोबाइल में। तो रेलिवेंस क्या है, रिसर्च में हमेशा भी ट्राई टू इनोवेट समथिंग। बट ये जो रिसर्च का जो चैप्टर है, लिटरेचर रिव्यू वाला, इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि मतलब क्रोनोलॉजिकली डेवलपमेंट क्या हुआ है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे उसमें इवोल्यूशन हुआ है, उस विषय से संबंधित जो शोध कार्य हुए हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, इधर तमिलनाडु कर्नाटक में हो, केरल में हो, उधर पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम हो, इधर गुजरात साइड, महाराष्ट्र साइड हो, मध्य प्रदेश में हो, तो पूरे भारत के राज्यों को लेकर के जब हम लॉजिकली प्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे इस ईयर में
इस टॉपिक पर ये स्टडी हुई, उसमें ये मेथड यूज किया गया और उसमें ये चीज निकल करके आई, तो वो लिटरेचर रिव्यू को थोड़ा सा इम्प्रेसिव बना देता है बस। ठीक। ठीक है। किसी को कुछ और पूछना है तो प्लीज पूछिए। हम्म, ठीक है। चलिए फिर इसको बंद करते हैं। थर्ड चैप्टर है ऑब्जेक्टिव वाला। ये चैप्टर मतलब कि ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन में ही आ जाता है, पर इन्होंने लिया है तो कोई इशू नहीं है। ये आपका ऑब्जेक्टिव का देखते हैं इन्होंने कैसे दिया है। तो ऑब्जेक्टिव का इन्होंने ये देखिए 5 ऑब्जेक्टिव लिया है। ये पेज इनका एक्स्ट्रा हो गया है ये वाले। राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक व सामाजिक कारकों के मध्य संबंध की जानकारी प्राप्त करना। कोरिलेशन। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं, जो प्रभावित कर रहे हैं सीएसटी पॉपुलेशन को, उन फैक्टर्स, उन कारकों के बीच में क्या संबंध है, ये इंपॉर्टेंट है ना। कारक जो भी हैं, चाहे शिक्षा हो गई, चाहे स्वास्थ्य हो गया, या अलग जो भी सामाजिक कारण है, गरीबी हो गई, जो भी कारक है उनके बीच में क्या संबंध है, ये एकदम क्लियरली लिखा है। देन राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या वृद्धि पर आर्थिक व सामाजिक कारकों के प्रभाव का परीक्षण करना। तो यहाँ पे प्रभाव हो गया, यहाँ पे संबंध हो गया। देन तीसरा, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों की समीक्षा करना एवं संतति निरोध के विभिन्न उपायों के प्रचलन में आर्थिक व सामाजिक कारकों की भूमिका का परीक्षण करना। बहुत सुंदर। गवर्नमेंट क्या कर रही है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, उनके जो प्रोग्राम्स है उनका एक रिव्यू करना, उनकी एक समीक्षा करना कि क्या वो लाभकारी हो रहे हैं, क्या वो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसकी रिव्यू, उसकी समीक्षा हो कि सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, समस्या कहाँ आ रही है, क्या है। ये तो हमेशा आप सबको रखना चाहिए कि सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, ये जो भी टॉपिक जिस भी स्टेट से हैं आप, वहां पे सरकार का क्या इनिशिएटिव है, क्या प्रोग्राम है, क्या पॉलिसी है, क्या नीति है, क्या योजनाएं हैं, उसको लेकर के बात करना। और फिर उसमें कह रहे हैं कि जो संतान की उत्पत्ति हो रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, जो प्रचलन में है, जो भी है, उसमें आर्थिक और सामाजिक कारक की क्या भूमिका है, उसका परीक्षण करना। बहुत सुंदर मतलब इन्होंने बनाया। देन राजस्थान के विभिन्न जिलों की जनसंख्या वृद्धि दरों में, अब यहाँ पे आ गए कि राजस्थान के विभिन्न जिले जो हैं, उसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, उसमें जो डिफरेंसेस हैं, अंतर जो है, ये कारण क्या है, वो पता करना। और उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सामाजिक और आर्थिक कारकों की भूमिका को रेखांकित करना या अध्ययन करना। तो देखिए, ये मैंने कहा ना कि घूम फिर के वो सामाजिक और आर्थिक कारक किसके, अनुसूचित जाति और जनजाति के। देख रहे हैं आप कितनी सुंदरता से इन्होंने प्रेजेंट किया है, इस चीज को लिया है। और लास्ट है कि भविष्य में राजस्थान में जो जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के लिए आवश्यक अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक सामाजिक कारकों में सुधार हेतु प्रभावी व व्यवहारिक उपाय सुझाना। प्रैक्टिकल सजेशंस। एक होता सजेशन दे देना कि हाँ भाई ठीक है, और एक होता है कुछ प्रैक्टिकल बताना कि ये जो हम कर सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है भविष्य में जो है वो कम हो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जनसंख्या। और ये किसका कर रहे हैं, एस सी एस टी के लिए, एस सी एस टी के जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसमें सुधार कैसे करके किया जा सकता है। तो 5 ऑब्जेक्टिव है। ये तो हमने रैंडम सैम्पलिंग लिया है, रैंडमली टॉपिक सिलेक्ट किया है। मैं आपको कह रहा था 3 4 5 बहुत ज्यादा रखिए, और इन्होंने वैसे ही रखा है ये। तो 3 4 ठीक है, 5 भी ठीक है। 6 7 से बहुत ज्यादा हो जाता है ऑब्जेक्टिव, वो उतना रखना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से पर्सनली। बाकी जो गाइड बोले वो आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये। देखिए, किसी भी रिपोर्ट राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग में
रिसर्च आर्टिकल राइटिंग में। एक तो है कि क्लैरिटी, एक बहुत आपको क्लियर हो कि हम किस टॉपिक पे अध्ययन कर रहे हैं। इनके पांचों ऑब्जेक्टिव में वही चीज बार बार कीवर्ड घूम के आ रहे हैं: अनुसूचित जाति जनजाति, सामाजिक आर्थिक कारक, ये तो फिक्स है। अब उसमें विभिन्न जिले आ गए, उसमें जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, उसको कम कैसे कर सकते हैं, सरकार के द्वारा उपाय क्या, कार्यक्रम क्या चलाए जा रहे हैं, ठीक है, और कारक जो है उनके बीच में संबंध क्या है, उसका प्रभाव क्या है। तो इस तरह से जितनी चालाकी से, जितनी सुंदरता से आप टॉपिक को समझ के उसी के इर्द गिर्द बात करेंगे, उतना ज्यादा रेलिवेंट हो जाएगा वो। और यही एक मैच्योरिटी आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, उम्मीद लगाई जाती है आपसे कि आप पीएचडी लेवल पे इन चीजों को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, समाज को एक नई नॉलेज, नया ज्ञान, नया इनोवेशन के साथ आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हाइपोथेसिस लिया है इन्होंने, हाइपोथेसिस देख लेते हैं, परिकल्पना जो आप कहते हैं। तो हाइपोथेसिस जो है, ये कुछ था इनका। तो इसमें कह रहे हैं, इन्होंने कितना लिया, इन्होंने लिया 3 लिया है, वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। तो पहला क्या है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वृद्धि तथा आर्थिक कारकों के मध्य सार्थक संबंध हैं। देखिए ये कहाँ से आया, ये आया लिखने का स्टाइल कहाँ से, कि हमने जो उद्देश्य रखा है उसके आधार पे हम जो है अपना बना रहे हैं परिकल्पना, कि हम संबंध जानना चाहते हैं, और हम ये परिकल्पना कर रहे हैं, हाइपोथेसिस कर रहे हैं कि उनके बीच में सार्थक, एक वैलिड एक संबंध है, चाहे वह सकारात्मक हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। कि सामाजिक कारक में अगर कुछ मान लीजिए कि शिक्षा का स्तर, अगर शिक्षा का स्तर अनुसूचित जाति जनजाति में बढ़ेगी, तो जनसंख्या वृद्धि उनकी जो है, वो समझेंगे कि जनसंख्या ज्यादा होने से प्रॉब्लम होती है, तो वो जनसंख्या कम करेंगे। तो साक्षरता या उनके जीवन का स्तर जो है बढ़ेगा, ज्यादा अच्छा होगा। तो संबंध है ऐसा हम मान रहे हैं। नल हाइपोथेसिस में हम क्या कहते हैं कि उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, नल हाइपोथेसिस। और फिर उसको हम टेस्ट करते हैं। तो आप उस तरह से चाहे तो उस तरह से भी कर सकते हैं, और इस तरह से चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी ले सकते हैं, है ना। नल और अल्टरनेट दो हाइपोथेसिस होते हैं ना। एक नल में होता है कि हम ये मानते हैं, रिसर्चर मानते हैं कि जो भी फैक्टर्स हैं या जो भी मीन है, एवरेज है, दो वेरिएबल्स के बीच में, उसमें कोई अंतर नहीं है। और अल्टरनेट में मानते हैं कि नहीं, उनमें संबंध है या अंतर है। मीन मीन एवरेज के बारे में जस्ट एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। तो एक ये हो गया। दूसरा हाइपोथेसिस क्या है कि राजस्थान के विभिन्न संभागों की जनसंख्या वृद्धि दरों में महत्वपूर्ण अंतर होने का कारण जनसंख्या के आर्थिक व सामाजिक स्तर में अंतर होना है। देखिए ये कीवर्ड लेकर के इन्होंने फिर यहाँ पे बहुत चतुराई से चीजों को प्रेजेंट किया है, देख रहे हैं आप। ये जो फैक्टर है कि जनसंख्या वृद्धि में जो अंतर है अलग अलग संभागों में, है ना, तो उसमें क्या है, उसका कारण क्या है, क्योंकि सामाजिक स्तर में अंतर है, आर्थिक स्तर में अंतर है, इसलिए जो है जनसंख्या में अंतर है। तो इनके बीच में जो है ये संबंध को लेकर के यहाँ पे आ रहा है। और दूसरी तीसरा जो है, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को। तीसरा है जनसंख्या पॉलिसी, पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, भारत सरकार की जनसंख्या पॉपुलेशन पॉलिसी थी 2000 में। उसके लागू होने के उपरांत राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में उल्लेखनीय कमी हुई है, परंतु आज भी राज्य की अनुसूचित जाति जनजातियों में शिक्षा की कमी, देखिए ये मैंने कहा ना एक कारक है, ऊपर ये भी हमने बात की थी, शिक्षा की कमी और अनेकों आर्थिक व सामाजिक कारकों के चलते परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता कम है। बहुत सुंदर। तो हमें भी अपना जो पीएचडी का सिनॉप्सिस बनाना है या पीएचडी की थीसिस बनानी है,
लिखनी है उसको हमेशा शोध गंगा से 2 4 5 10 जितना कर सकें आप, बहुत ज्यादा करेंगे तो नहीं, लेकिन 4 5 थीसिस पेपर्स जो भी है डाउनलोड कर लें, उसको बार बार पढ़ें, उसकी स्टाइल देखिए किस तरह से दिया गया है। आप जिस भी विश्वविद्यालय का नाम लेंगे मोस्टली अवेलेबल है यहाँ पे, दिल्ली विश्वविद्यालय, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जहाँ भी अलग अलग जो भी है, तो एक आइडिया यहाँ लग जाएगा। फिर से मैं कहता हूँ, लिखने का जो मेथड है, स्टाइल है, वो हमेशा बहुत स्पेसिफिक, क्लियर होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में, राजस्थान के बारे में बात हो रही है, कितनी खूबसूरती से इन्होंने सुंदरता से इस चीज को एक्सप्रेस किया है। ठीक है, कहीं भी कोई ऐसा नहीं कि मैं फोन करके उनको पूछूं कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं आप, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो, समझ रहे हैं आप। देन वर्क प्लान एंड मैथोडोलॉजी। वर्क प्लान क्या है इनका, रिसर्च का, शोध का, जो आपके उसमें भी दिया हुआ है, एक प्लान बना के देना है। तो इन्होंने प्रस्तुत अध्ययन, ये जो अध्ययन था उसको इन्होंने पूरा टाइटल लिख दिया है, और ये हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको सबको लिखना चाहिए बार बार जहां जहां जरूरत हो, कि ये वाला जो है ना, ये राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक सामाजिक कारकों की भूमिका, तो ये यहाँ डाल दिया, में राज्य के जननांकीय परिदृश्य का संभागवार विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। ये यहाँ पे लिखने के स्टाइल में आएगा, फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, हमारा प्लान क्या है, हम कैसे एक सिनॉप्सिस प्रेजेंट कर रहे हैं जिस स्टडी को हम आगे करेंगे भविष्य में। देखिए दो चीज है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। सबसे पहली बात ये है कि जब हम सिनॉप्सिस हम तब बनाते हैं जब हम कोई स्टडी कर लिए होते हैं, तो समरी बनाते हैं। अब बात ये हो रही है कि हम पीएचडी करने वाले हैं, हमारा कोर्स वर्क अभी खत्म हो रहा है, तो हमको भविष्य में जो पीएचडी स्टडी में, रिसर्च में हम करेंगे उसका प्लान बना रहे हैं, टेंटेटिव प्लान। और ये फाइनल नहीं है, इसमें अभी संशोधन होगा, जो भी एक्सपर्ट आएंगे, वाइवा होगा, वो देखेंगे, वो कहेंगे नहीं संभाग स्तर पे नहीं, जिले स्तर पे, जिले स्तर पे नहीं, आप 10 5 गांव ले लीजिए, तो इतना सैंपल रख लीजिए, ये टॉपिक का ऑब्जेक्टिव चेंज करिए, ये टॉपिक करिए, तो वो संशोधन बताते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी बताते, उनका ठीक लगता है तो हम इसमें फ्यूचर का प्लान बता रहे हैं कि आने वाले समय में अगर आप अप्रूवल दे देंगे तो हम इस टॉपिक पे अध्ययन करेंगे, और जब अध्ययन करेंगे तो हम उसमें क्या क्या चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा, इन्होंने सिर्फ एक में ही खत्म कर दिया है, तो ये बहुत कम है, ये बहुत शॉर्ट में है। हमको पूरा प्लान बताना चाहिए। हमारा जो रिसर्च डिजाइन का हमने डिस्कस किया था ना क्लास में, देखा था, उन सारी चीजों को हमको एक्सप्लेन करना है लिखने के स्टाइल में, यहाँ पे समरी के रिपोर्ट में या सिनॉप्सिस में। समझ रहे हैं आप, कि सबसे पहले हमारा, हमारी स्टडी का नेचर क्या होगा, हमारे शोध कार्य किस प्रकार का अध्ययन है, क्या वो एक्सप्लोरेटरी है, क्या वो डिस्क्रिप्टिव है, क्या वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन वाली स्टडी है, किस तरह की हमारा ये शोध कार्य है। दूसरा, उसमें जो है उद्देश्य जो हमने रखे हैं उसके अंतर्गत हमको किस प्रकार के आंकड़े लगेंगे, डेटा रिक्वायरमेंट क्या होगी, प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित होगा कि सेकेंडरी आंकड़ों पर। प्राथमिक आंकड़े हम कहाँ कहाँ से लेंगे, प्रश्नावली बनाएंगे, तो हम सैंपल कितना रखेंगे, सैंपल साइज का कोई फॉर्मूला हम ये फॉलो करेंगे। देन सैम्पलिंग का मेथड क्या होगा, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा, जो हमने पूरी क्लास जितनी डिस्कस की है रिसर्च डिजाइन की, रिसर्च डिजाइन क्या होगा, वो सारी चीज हम इसमें यहाँ पे प्लान बताएंगे कि हम शुरुआत के जो है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जो भी है हमारा प्लान टेंटेटिव ये है कि हम इस 6 माही में हम ये करेंगे। हम 20 रिसर्च पेपर रिव्यू कर रहे हैं। हमारा स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होगा बेस्ड ऑन सेकेंडरी रिसर्च, हमको लगता है कि सबसे उपयुक्त होगा काई स्क्वायर टेस्ट, इनोवा टेस्ट या टी टेस्ट। जो भी टेस्ट आपको रिसर्च में रिव्यू ऑफ लिटरेचर से पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा, तो हम इस तरह से प्रस्तावित करते हैं, प्रपोज करते हैं, फाइनल नहीं कर रहे हैं अभी, अभी हम प्रस्तावना दे रहे हैं कि हम इस तरह से प्लान करके आगे बनाएंगे, और उसमें इस तरह की स्टैटिस्टिकल चीजें होंगी। तो इस तरह से ये होगा, ये बहुत छोटा है। ठीक है।
पूरा डिटेल में जो रिसर्च डिजाइन है वो पूरा यहाँ आना चाहिए। यहाँ इन्होंने कंजूसी कर दी है। ठीक है, ये गागर में सागर भरने के चक्कर में इन्होंने भूखे ही छोड़ दिया। कहते हैं ना, बहुत अच्छी खाना बनाया, सब्जी बनाया, लेकिन एक ही दो रोटी खिलाई, एक ही दो पूड़ी, है ना। भाई उसको पूरा संतुष्ट करके भेजेंगे ना रिसर्चर को, जो भी पढ़ने वाला है, कि उसको बहुत सुंदर तो बनाया लेकिन खाने ही नहीं मिला, समझने ही नहीं मिला। ठीक है, इसलिए ये वर्क प्लान ऐसा होगा। देन क्या है, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में एपीए स्टाइल जनरली फॉलो करते हैं। देखिए ये बहुत सुंदर दिया है इन्होंने। ये जो नाम है, अच्छा इसको इन्होंने अल्फाबेटिकली अरेंज किया है ना। इन्होंने अल्फाबेटिकली अरेंज किया है, ए बी सी डी ऐसा करके, ई। ठीक है, तो ऐसा अरेंज किया है। पर ये एक्चुअली क्या है, क्रोनोलॉजिकली होगा। ये थोड़ा सा वहां पे डिपार्टमेंट में मैडम से पूछ लीजिएगा कि ईयर, जैसे वहां तो क्रोनोलॉजिकली बोला गया है आपके इंस्ट्रक्शन में, तो क्रोनोलॉजी में क्या होगा कि हमको नाम का क्रोनोलॉजी जाना है कि ईयर का क्रोनोलॉजी जाना है। ये थोड़ा सा क्लैरिटी वहां मैडम से ले लीजिएगा, या फिर जो समरी डिपार्टमेंट में जमा होगी आपके यहाँ पीएचडी थीसिस लाइब्रेरी में होगी, वहां से देख लीजिए। जैसे इन्होंने 2009 ले लिया, फिर 1998 ले लिया, फिर 2005 ले लिया ये। तो इसको क्योंकि इन्होंने ए से यहाँ लिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए बेटर यही होगा कि हम अपने डिपार्टमेंट में देख लें किस तरह प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है। अगर वहां पे ऐसा चल रहा है कि पहले 1998 लेना है, फिर 2005 लेना है, फिर 2009 लेना है, तो इस तरह चलिए। और अगर वहां चल रहा है, मैडम बोलते हैं या डिपार्टमेंट में कि पहले ए वाले नाम के लोगों का पहले होगा फिर बी का होगा ऐसा, तो फिर आप उसको वो ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यह है नाम हो गया और ईयर हो गया। उसके बाद ये टाइटल, ये जो रिसर्च पेपर है उसका टाइटल, ये पब्लिश कहाँ हुआ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जर्नल में हुआ है, कौन से इसमें वॉल्यूम में रहा है ये, उसका पेज नंबर क्या है ना। इस तरह से ये जनरली रहता है ये। पीएचडी थीसिस अगर लेते हैं तो इस तरह से लिखना है, पीएचडी थीसिस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, या जो भी है आपका। ठीक, देन कोई बुक है तो इसमें पब्लिशर का नाम भी रहता है, ये शायद ये वाला है इनका। इसमें पेज नंबर भी होता है कि कौन सा पेज है, जैसे ये यहाँ देखिए ये दिया हुआ है। एक बुक है ये भाटिया, पीएस भाटिया साहब की, कि पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया, मिथ एंड रियलिटी, डेमोग्राफी इंडिया, वॉल्यूम नंबर 19। अच्छा ये शायद जर्नल है ये, क्या ये कोई बुक है, वॉल्यूम 19 नंबर 1 पेज 129 ये। जैसे ये है एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये बुक है जो है, इसको किसने पब्लिश किया, पब्लिशर का नाम है पियर्सन इंडिया, सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया ब्रांच, प्रतापगंज दिल्ली। इसे विकास पब्लिकेशन हाउस। तो इस तरह से हमें जो है, जैसे ये बुक है इंडियन इकोनॉमी, हिमालय पब्लिकेशन हाउस मुंबई की, मिश्रा एंड पुरी, बहुत फेमस बुक है ये, इकोनॉमिक्स वाले पढ़ते हैं, है ना। मिश्रा एंड पुरी की बुक है, एस के मिश्रा और वी के पुरी की, 2005 की। तो इस तरह से हमको सारी चीजों को लेके यहाँ पे लास्ट में कर देना है समराइज। और जर्नल्स इन्होंने कौन से लिए हैं ये, मैं तो इस तरह रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ये लिखें इस तरह से, इकोनॉमिक टाइम्स और ये वो। आपको पूरा वो जो रिसर्च पेपर जो जो लिया है उस सबको लिखना है वहां पे। ठीक है, वेबसाइट ऐसे नहीं होगा, उसको आप लिखेंगे पूरा कि सेंसस ऑफ इंडिया, वो पूरा लिंक दे देंगे जहां से लिए रहेंगे, रेफरेंस जो पूरा देंगे, ऐसा है ये बहुत मतलब कम, मतलब ठीक लगता है ये। तो इस तरह से आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और 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 कुछ देखें कि एक आध हम लोग और, ये वाला जैसे देखते हैं, ये वाला, ये इसमें टाइटल पेज है ये वाला जैसे। एक हिंदी का देख लिए तो एक इंग्लिश का जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे।
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड लेवल ऑफ लिविंग ऑफ मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है और लेवल ऑफ लिविंग क्या है, किसका, मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। तो ये पूरे भारत का ही ले लिया इन्होंने। ये राजस्थान से है, फिर इनका दूसरा स्टडी है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इनका देखते हैं क्या है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए ये कह रहे हैं कि भारत गांव में रहता है, 70% जनसंख्या गांव में एग्रीकल्चर करती है और वही भारतीय अर्थव्यवस्था को ले जाती है आगे, वगैरह वगैरह ऐसा करके। अब ये जो स्टाइल है राइटिंग का, ये देख रहे हैं आप, दिख रहा है ये आपको? ये बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है इसमें, बहुत बढ़िया है। बट ये थोड़ा ना कुछ ज्यादा ही इसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग की जरूरत है। ये ऐसा नहीं लिखना है, छोटे छोटे पैराग्राफ होने चाहिए, 2 लाइन 3 लाइन। और सेंटेंस जो बनाने हैं हिंदी या अंग्रेजी में, छोटे सेंटेंस हो एकदम, अवॉइड करिए इस तरह का, है ना, एकदम पूरा इतना भरा भरा, इतना किसी को पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटे छोटे सेंटेंस और क्लियर लिखे हो। एक सेंटेंस में एक ही मीनिंग हो, उसके अंदर मीनिंग के अंदर मीनिंग के अंदर मीनिंग वाला नहीं जाना है। शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक। और यहाँ पे देखिए इसमें भी कहीं पे भी टेबल वगैरह वो नहीं आ रहा है, यहाँ पे ग्राफ नहीं आ रहा है, चार्ट नहीं आ रहा है। वो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, जहां जहां हो सके वहां वहां डालना चाहिए। ठीक है। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कह रहे हैं कि इसमें जैसे ये है, इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे कि दिस चैप्टर इज डिवोटेड टू रिव्यू ऑफ लिटरेचर रेलिवेंट टू टॉपिक ऑफ द स्टडी, ऑफ द स्टडी ऑफ दिस स्टडी। स्टडी करने के बाद पूरा टाइटल ये वाला यहाँ का। ठीक है। फिर इसमें जो है जैसे ये इन्होंने दिया है, ये यहाँ पे, ये से लेके यहाँ। तो इसी तरह सेम है उसमें भी कि इन्होंने जैसे उपाध्याय आर जी 2001 डिड ए सैंपल सर्वे स्टडी टू फाइंड आउट, ये ऐसा स्कीम, ये 1981 ये लिया गया, इतना सैंपल लिया गया, ये चीजें निकल के आई बलिया में, ये ऐसा वैसा हुआ। तो ये कॉमन चीजें हैं जो आप लोग लिखते हैं। ठीक है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? देन ऑब्जेक्टिव्स में कैसे किया है देखते हैं एक बार। ये देखिए 4 ऑब्जेक्टिव रखा है, वेरी गुड। द प्रपोज स्टडी। अब मुझे, मैं जब भी पढ़ रहा हूँ, मैं आपका इवेल्युएशन कर रहा हूँ या कोई भी करेगा जो रीडर है, सर आई वांट टू नो व्हाट इज योर स्टडी, व्हाट इज योर टाइटल, आपका टाइटल क्या है। तो मैं खोल के पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता, मुझे यहीं पे एक ही जगह पे क्लियर हो। तो यू शुड मेंशन कि द टाइटल ऑफ द स्टडी जो भी है आपको कि इज दिस वन। तो ये कह रहे हैं टू एस्टिमेट पर हाउस होल्ड पर कैपिटा इनकम एंड कंजम्पशन लेवल ऑफ एमएफ। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है उस समय, मान लीजिए मैं कुछ हूँ, तो व्हाट इज एमएफ, डू नॉट यूज शॉर्टकट्स। हाँ, एक जगह डिफाइन कर दिया है, लेकिन फिर भी जब आप ये एक एक चैप्टर बना रहे हैं, एक जगह लिख रहे हैं, तो एमएफ को पूरा लिखिए ना। ये मार्जिनल फार्मर्स लिखने में आपका ये 2 शब्द लिखने में क्या हो जाएगा बताइए? इतना जगह तो आपका ये खाली बच गया ना। एमएफ म्यूचुअल फंड भी हो सकता है ना? समझ रहे हैं आप लोग? तो ये राइटिंग का स्टाइल, थोड़ा हमको इन चीजों को देखना है। ठीक है, जैसे 3 4 ऑब्जेक्टिव, 5 ऑब्जेक्टिव आप मैक्सिमम रख सकते हैं। देन रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है इसमें पूरा बताएंगे, देखिए इन्होंने रखा है, वेरी गुड। ये देखिए कितना अच्छा। ठीक। अब इसमें कह रहे हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में प्राइमरी डेटा ले रहे हैं, सोर्सेस ऑफ डेटा। तो रिसर्च में जो है कह रहा था आपको कि रिसर्च डिजाइन के बारे में बताइए, तो ये कह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटेटिव क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है। इसमें क्या करना चाह रहे हैं?
ये यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही आ जाना चाहिए, रिसर्च डिजाइन पहले आना चाहिए। रिसर्च का टाइप क्या है, आपका शोध का क्या प्रकार है, उस शोध के कॉन्टेक्स्ट में फिर जो है रिसर्च में डेटा क्या लगेगा, या जैसे यहाँ बात हो रही है दिस शैल बी गैदर्ड फ्रॉम बुक्स, ये वो ठीक है। इसका मतलब ये ठीक तो लिखा है, पर ये ना जैसे एक रोटी चूल्हे पे बनती है गांव में, एक रोटी गैस से बनती है, और एक रोटी अलग उसमें बनती है जो हम लोग खाते हैं। एक में घी लगा के देते हैं, बिना घी के रोटी देते हैं। तो ये जो है ना, ये ठीक है, बट इनको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करना चाहिए, थोड़ा बुलेट पॉइंट्स में और बना के दे देना चाहिए। ये तो बहुत सामान्य बात हो गई, ये तो मुझे मालूम ही है कि आप बुक से लेंगे, आप मैगजीन से लेंगे, इंटरनेट से लेंगे, जर्नल से लेंगे। लेकिन जैसे इसके पहले वाला था, अलग अलग जर्नल्स का नीचे में नाम नहीं दिया हुआ था रेफरेंसेस में, तो ऐसे आप बता सकते हैं कि हम वेरी स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन को कंसिडर करेंगे, को ध्यान में रखेंगे। हम सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना 2011 में जिलेवार जानकारी या जो भी है जनसंख्या या जो भी चीज है उससे हम लेंगे। हम पीएचडी थीसिस जो पब्लिश्ड हुई है इस टॉपिक पे, इस यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक पे हुआ है, इसमें से हम आंकड़े लेंगे। हम दैनिक भास्कर, नवभारत, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल में जो हम क्योंकि हम तो इसमें एक वो कर चुके हैं ना भाई, 20 रिसर्च पेपर तो हम पब्लिश कर ही, मतलब रिव्यू कर ही रहे हैं हम, तो हमें वो थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहिए। ये बहुत जेनरिक हो गया ये। हालांकि ये प्लान है, ये पहले जो भविष्य में हम करेंगे तो हम पहले से ही बता रहे हैं, बट वी शुड बी मोर स्पेसिफिक, हम बहुत क्लियर होने चाहिए। और ये शब्द तो नहीं लिखना चाहिए मेरे हिसाब, इसको बैन कर देना चाहिए भारत सरकार को। इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज जस्ट अ टूल, एक माध्यम है बस इंटरनेट। इंटरनेट से क्या लेंगे? जैसे होता है ना इंटरनेट, वो अपने यहाँ पियून होते हैं ना, पियून, तो इंटरनेट को मैं कंपेयर करता हूँ पियून से। पियून को जो बोलेंगे वो काम करेगा ना। पियून को कहेंगे भैया फाइल ले आ दीजिए, भैया फोटो कॉपी कर दीजिए, भैया चाय ले आ दीजिए, वो ले आएंगे। तो इंटरनेट कोई ज्ञाता थोड़ी है, कोई विद्वान थोड़ी है कि उसका आंकड़ा हम लेंगे। इंटरनेट एक माध्यम है, समझ रहे हैं आप? ये शब्द मेरे हिसाब से नहीं लिखना चाहिए हम सबको, ये बहुत गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है, पर्सनली मुझे तो, है ना। हाँ, आप लिखिए कि हम जर्नल से लेंगे, हम जो हमारे टॉप 5 जर्नल्स हैं, टॉप 10 जर्नल्स हैं हमारे डिसिप्लिन में, उसमें से लेंगे। अब ये बात अलग हो सकती है कि टॉप 5 टॉप 10 जर्नल्स कौन से हैं आपके डिसिप्लिन में, उस पे सहमत असहमत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लॉजिकल साइंटिफिकल है, साइंटिफिकली है, वैलिड है। बट आप कहें हम इंटरनेट से लेंगे, तो इंटरनेट पे तो कितनी चीजें पड़ी हुई है ना। फिर रिसर्च डिजाइन में सैंपल टाइप क्या होगा? वेरी गुड, इन्होंने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग लिया हुआ है। छोटे किसान, सीमांत किसान जो हैं उनको स्ट्रेटा लेके फिर उनकी जो लैंड होल्डिंग है उसको लिया है इन्होंने, ठीक है। फिर सैंपल साइज क्या है? 180 लोगों को लिया है ये, ठीक है। ये होगा 80, 180, उसमें से 60 लोग स्मॉल स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल 60 है और मीडियम 60 है, तो 180 हो जाएंगे ये। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? 20 से 50 साल के रिस्पोंडेंट। देखिए मैंने बताया था ना सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में। देन रिसर्च का एरिया क्या होगा? हरियाणा में होगा, हरियाणा, मतलब जो भी आपका है छत्तीसगढ़ के जिस जिले में जिस जगह पे है। टूल्स क्या क्या यूज होंगे? तो टूल्स में कह रहे हैं कि क्वेश्चनियर विल बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट एंड रिलायबिलिटी ऑफ द क्वेश्चनियर विल बी यूज यूजिंग टेस्ट एंड रीटेस्ट मेथड, ठीक है। और 180 लोग का कैसे क्या आ रहा है वो थोड़ा सा प्रोसीजर बता दिया इन्होंने। और लिमिटेशंस क्या, इसकी जो है एक सीमा होगी, वो चीज भी इन्होंने बता दी कि समय लगेगा थोड़ा सा। हम इसमें 3 जिलों को ही ले रहे हैं,
ठीक है। अब ये इनका जो टॉपिक है, ये यही वाला है ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान इसका हरियाणा का ले रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं हम भारत का ले रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द रिसर्चर एंड डिपार्टमेंट एंड यूनिवर्सिटी। इन्हीं का तो ये देखिए ना, शोध गंगा पे हमने निकाला है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड लिविंग ऑफ मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया, ये जो है 2012 की है, ये अपलोड किया गया है। तो इनको सम्मान के साथ आदरणीय सर को, है ना। तो इस तरह से हमको चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान भी रखना है ना, कि हम जो एरिया रिसर्च कर रहे हैं उसको क्लियरली मेंशन करें, और हमारा जो टॉपिक हो वो भी क्लियर हो। अब यहाँ अगर भारत में कहा जा रहा है, तो भारत में फिर पूरे भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। समझ रहे हैं आप। तो ये हो गया। एंड ओनली दोज डिपार्टमेंट एजेंसीज विच आर प्रोमोटिंग एंड डेवलपिंग हरियाणा विल बी डिस्कस्ड। तो ये इनकी लिमिटेशंस है। तो इस तरह से आपकी भी जो परिसीमन या जो भी लिमिटेशन आप कहते हैं, डिलिमिटेशन, वो आपको मेंशन करनी चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंसिव बना सकते हैं, जो हम लोगों ने अपने स्टडी में किया है। लास्ट में रेफरेंसेस रहता है जो, ये देखिए उसी तरह से सेम, इसमें ज़्यादा कुछ नया है नहीं, कुछ बचता नहीं है। और आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, मुझे पूरा विश्वास है ना। तो आप लोग कर लेंगे। और जिनको किसी भी कारण से झिझक है, नहीं समझ में आ रहा है, या समय नहीं है, या एक्स वाई जेड कोई भी कारण है, तो आप बाद में मुझसे जब चाहे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। कई बार मैं बिजी रहता हूँ, बहुत सारे काम रहते हैं छोटे बड़े। फिर मैं जब फ्री होऊंगा तो मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है। तो हमारा आपके साथ हम लोगों का लाइफ टाइम वैलिडिटी प्लान आज से चालू हो चुका है ना। ठीक है। तो ये हो गया। इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा, और यहाँ से जरूर आप जो है वो करिएगा। ठीक है। यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट थोड़ा देखते हैं इसमें। डिपार्टमेंट, ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं। ये सब आप देख लीजिए अपने हिसाब से। जिस भी यूनिवर्सिटी को लगता है बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ कर सकते हैं। में चलते हैं, ब्राउज। ठीक है। कीवर्ड, कीवर्ड में जो हम चलते हैं, छत्तीसगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य, ये सब कीवर्ड्स है। चाइल्ड लेबर। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य लेते हैं, जैसे नहीं, छत्तीसगढ़ वाला पहले में 32 चीजें हैं। क्या है 32 में? एनालिटिकल स्टडी, आंगनवाड़ी स्कीम, रूरल। ठीक है। ये कुर्रे जी का है। ये सबका अलग अलग है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, ये थोड़ा देखते हैं, दुर्ग वाले लोगों के लिए, दुर्ग यूनिवर्सिटी वालों के लिए। ये मैडम का है, ये देखिए इन्होंने ये टाइटल पेज है ये वाला। क्या है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्वयं सहायता समूह का आर्थिक अनुशीलन, है ना। पीएचडी कोर्स की अंश पूर्ति हेतु प्रोजेक्ट प्रस्तुत सिनॉप्सिस है ये मैडम का है। ये मैम अभी वहां शायद चली गई है, अमरकंटक यूनिवर्सिटी में, है ना। तो अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। थोड़ा आपका नेट नेट का थोड़ा कुछ होगा, थोड़ा देखिए, है ना। ये दुर्ग जिले में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनका इकोनॉमिक एक वो है। ये 35 पेज की इनकी देखिए, ये है पूरा एक रूपरेखा है प्रस्तावित पीएचडी के लिए, है ना। इसमें क्या है, दुर्ग जिले में इनके शोधार्थी का नाम है वर्षा, है ना। अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, ये सब ठीक है। पूरा इन्होंने सिस्टमेटिकली यहाँ डाल दिया है। यहाँ प्रस्तावना में देखिए कैसे दिया है इन्होंने, गरीबी एक वैश्विक समस्या है वगैरह, ऐसा। ये थोड़ा इतना ज्यादा एकदम, मैं कहा ना कि छोटे छोटे पैराग्राफ हो, थोड़ा सा देख के इंटरेस्ट हो, थोड़ा अच्छा लगे पढ़ने में, नहीं तो ये इतना भरा, हाँ जैसे ये है ऐसा थोड़ा
रहे तो ठीक लगता है, ये जैसे यहाँ दिया है अभी। फिर ये इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज तरह से रखना है, सारा बोल्ड नहीं रखना है, नहीं तो आंखों में चुभता है, वो देखने का मन नहीं होता है ना। जिसको चश्मा वश्मा लगा रहता है उसका बहुत ज्यादा वो हो जाता है। तो ये इस तरह से है, क्या कैसे इनका रहा आर्थिक विश्लेषण, ऐसा स्वयं सहायता समूह की विशेषताएं वगैरह। फिर ये लिटरेचर रिव्यू इन्होंने किया हुआ है ऐसा। ठीक, तो ऐसे इन्होंने कर किया है इसको। और इसमें ये उद्देश्य, तो मैं कभी भी कहता हूँ ना कि जैसे आपका ये यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ इतना बचा हुआ है लास्ट का नीचे का, इसको ना नेक्स्ट पेज में ले जाइए आप, छोड़ दीजिए एक पेज, मतलब इधर इतना जगह छोड़ के आगे पेज में आके फ्रेश यहाँ से शुरुआत करिए, है ना। हालांकि उद्देश्य जो है देखिए इन्होंने भी 4 रखा है, वही जो मैं कह रहा था आपसे। और फिर शोध की परिकल्पना जो है, रिसर्च डिजाइन जो है वो इन्होंने ही किया है यहाँ पे। इसमें अध्ययन की पद्धतियों का संक्षिप्त विवरण विवरण है कि छत्तीसगढ़ यहाँ ये है, वो सब सब ठीक है, दुर्ग ये सब सब ठीक है, ये सब प्रस्तावित जो शोध की अध्ययन की जो मेथड है, प्रविधि है, वो क्या है, प्राथमिक स्रोत है, द्वितीयक स्रोत है। प्राथमिक स्रोत में अनुसूची तैयार करना, साक्षात्कार करना, सैंपलिंग करना, है ना, कितना बढ़िया ये सब दिया हुआ है। तो इस तरह से हम जो है हम वो करते हैं। और ये, हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टराइजेशन, प्रस्तावित शोध का जो चैप्टराइजेशन का प्लान है, योजना जो है, यही चीज हम लोग देखना चाह रहे थे कि अध्याय में हमारा एक में क्या होगा, हम ये प्रस्तावना ये सब लिखेंगे, ये दूसरा ये करेंगे, तीसरे में ये करेंगे, ऐसे ऐसे करके ये इस तरह से। तो ये जो चैप्टराइजेशन है ये एक जरूर होना ही चाहिए आपके स्टडी में, कि हम किस तरह से प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में, और कैसे उसको हम स्टडी करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट बिंदु होंगे। क्योंकि जब स्टडी करेंगे, करते जाएंगे, तब समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसमें चेंज होगा। लेकिन एक प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है, एक प्लान है, एक योजना है ना। तो इस तरह से ये रहेगा। और ये संदर्भ सूची जो है ये आ जाती है पूरी, जो आप जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन वाइन है, देखिए पूरा सील साइन करके साथ, आपको ये सब स्कैन करके रखना है, बाद में लगेगा इसका पीडीएफ बना के, है ना। ये आपके तो देखिए ना सर हैं, गुप्ता सर, प्रोफेसर गुप्ता साहब। हाँ, आप ही का तो कॉलेज है। हाँ, मिल गया ना, देखिए यहीं पे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा, और कुछ रहे तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।